स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टारगेट बोर्ड पे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो डिस्कशन करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ऑलरेडी कई बार तो पूछा गया है और उम्मीद है कि आप जिस साल एग्जाम देंगे यानी 2022 में, तो इस साल भी पूछेगा। इस टाइप के सवाल हमेशा जो है बिहार बोर्ड जो है एक क्वेश्चन पूछता है, या तो 5 नंबर में पूछे या फिर 2 नंबर में पूछे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वीडियो है स्पेशली आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि उम्मीद रखिए, ठीक है, एकदम 100% विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए इस वीडियो को कंसंट्रेट के साथ जो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहना। या तो इस टाइप के सवाल आएंगे कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर √5 भी हो सकता है, या फिर √2 भी हो सकता है, या फिर एक और तरीके का क्वेश्चन बनता है जैसे कि √2 + √3, ठीक है, या फिर √2 - √3। तो इन टाइप्स में ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं, तो इन टाइप्स में से एक क्वेश्चन पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ से जो देखिए। तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने जो इसमें कमेंट भी करा है, क्योंकि हमने जो आप सबके लिए जो गैस क्वेश्चन जो तैयार किया था, तो वो उसमें से जो बहुत सारे स्टूडेंट ने जो कमेंट करके कहा है कि सर गैस क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हम लोगों को जो है आप एक बार बता दीजिए। तो उन सारे स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन था उन्होंने जो है मुझे सेंड करा है, तो उन क्वेश्चन का मैं यहाँ पे जो सोल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप जो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आप भी जो है गैस क्वेश्चन नहीं खरीदे हैं तो जरूर से उसको जो परचेज कर लीजिएगा, और उनमें से जो भी आपको जो डाउट वगैरह होंगे तो वो जो मुझे जरूर से मैसेज करिएगा, और उसका जो वीडियो यहाँ पे जो है मैं आपको बना रहा हूँ जैसे, ठीक है, तो आपका भी जो क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको बना करके बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है इस क्वेश्चन के बारे में कहा कि सर इसको समझाइए, क्योंकि ये डेफिनेटली सभी को पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए जो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड देन वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को भी जरूर से लाइक करिएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो पहली बात एक चीज मैं आपको बताता हूं। आपको क्या लग रहा है √3 परिमेय संख्या है क्या? नहीं, एक्चुअल में √3 अपरिमेय संख्या ही है, और इसको हम लोगों को जो है कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये चीज है कि जो है वही चीज आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो बेसिकली देखो, इसमें एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन उत्पन्न होता है। आखिर में अगर जो चीज है और उसी चीज को आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है सिद्ध करने के लिए। तो इसमें मैथ में एक छोटा सा रूल लगता है कि अपोजिट चीजें जो है हम लोग मान लेते हैं। जैसे अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक पेन है, और अगर मैं आप सबसे कहूं कि इसमें से कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे ये प्रूव करके बता सकते हैं कि हाँ ये एक पेन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है क्या करेंगे कि सर देखिए मैं इससे लिख रहा हूं और ये चल रहा है, इसलिए ये क्या है, पेन है। पहला तरीका, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर देखिए ये पेन जो चल रहा है इसलिए ये पेन है, क्योंकि इसमें जो है अगर मैं लिखता हूं तो ये चलना शुरू हो जाता है, लिखाता है, इसलिए ये पेन है। ठीक है जी। दूसरा तरीका जो कि काफी अच्छा माना जाता है, और इसी मेथड से जो है हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। कोई एविडेंस ऐसा हो सकता था जो कहेगा कि सर आप कह रहे हैं कि ये पेन हमको साबित करना है ना, तो कोई एविडेंस ऐसा कह सकता था कि सर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये पेन नहीं है बल्कि चॉकलेट है। बहुत ध्यान सुनना, कोई एक ऐसा स्टूडेंट था जो वो कह दिया कि सर मैं मान लेता हूं कि ये पेन नहीं है बल्कि क्या है, एक चॉकलेट है। और वो स्टूडेंट कहेगा कि अब मैं इसको खा करके देखता हूं, तो खाने के बाद वो बोलेगा कि सर अब ये मीठा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने इसको जो चॉकलेट कहा था वो चॉकलेट नहीं है, क्योंकि चॉकलेट तो मीठा होता है। तो अब वो क्या कहेगा कि इसको जब मैं चॉकलेट कहा था कि ये मतलब कहने का मतलब समझो कि जब वो कह रहा था कि सर ये मैं थोड़ी देर के मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए कि ये पेन नहीं है बल्कि क्या है, चॉकलेट है, तो वो कहा है कि जब मैं खा करके देखता हूं तो मीठा नहीं लग रहा है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये चॉकलेट नहीं है, तो ऑब्वियसली तो पेन ही है। इस तरीके से ये दूसरा तरीका है प्रूव करने का। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को चीजें ये समझनी है कि जैसे यहां पे देखो सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो अपरिमेय है ही। तो यहां पे हम इसको साबित करने के लिए क्या ही करते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए यहां पे मान लूंगा कि ये जो √3 है ये अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय है, और लास्ट में मैं कुछ ऐसा करके दिखा दूंगा जैसे कि मैंने कहा कि कोई एविडेंस कह रहा है कि सर ये मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, अच्छा पेन नहीं है, चॉकलेट है, और जब वो खाता है तो मीठा ही नहीं लगता है, दैट्स व्हाई ये पेन ही है,
क्योंकि जब मीठा लग ही नहीं रहा तो चॉकलेट तो नहीं, तो क्या ये पेन ही है ना। तो इसी तरीके से हम इसको भी साबित करेंगे, ठीक है। तो पहला चीज आपको समझ में आया। तो बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, यानी कि जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विरोधाभास। क्या बोलते हैं? विरोधाभास, ठीक है, कि विरोधाभास द्वारा साबित करना। तो पहली बात, एक्चुअल में ये √3 है, लेकिन यहाँ पे मैं मानूंगा कि ये जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलो इसका हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं मान लेता हूं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है जी। अब कोई संख्या परिमेय है तो इसको p/q के रूप में तो लिख ही सकता हूं ना, बिल्कुल। तो √3 बराबर जो हो जाएगा वो p/q हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि p और q जो है ये क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मतलब क्या, अभी मैं आपको समझाता हूं। पूर्णांक कहने का मतलब होता है बिना दशमलव वाला। पूर्णांक कहने का मतलब क्या होता है? बिना दशमलव वाला। जैसे सपोज करो कि 20/15, तो ये हमारा परिमेय है, और ऊपर में जो लिखा हुआ ये भी क्या है? तो दोनों के दोनों पूर्णांक है, क्योंकि ये भी बिना दशमलव में है और ये भी बिना दशमलव में है। बिना दशमलव वाले को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे p और q पूर्णांक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि परिमेय संख्या तो कुछ भी हो सकता है ना। तो उसमें मैं एक चीज एक्स्ट्रा कर रहा हूं, क्योंकि अभी इस संख्या में आप देखो तो कुछ संख्या कॉमन है। 20 को मैं लिख सकता हूं 4 × 5, और 15 को मैं लिख सकता हूं 5 × 3। तो इसमें देखो कि 5 जो है ना ये कॉमन है। तो अगर मैं कॉमन वाली पोर्शन को कैंसिल कर दूंगा, जिसमें जो भी संख्याएं कॉमन होंगी, तो अगर मैं उसको कैंसिल कर दूंगा तो बेसिकली अब जो संख्या बनता है ये परिमेय तो खैर है ही, चेक कर लिया जाए। अब परिमेय संख्या तो है ही, लेकिन ये साथ ही साथ सह अभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य। एक मिनट, सह अभाज्य है। सह अभाज्य कैसे? क्योंकि कैंसिल करने के बाद जो संख्या बनती है ना उसका मासा हमेशा एक रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो कॉमन था उसको तो आपने कैंसिल करा ही दिया। तो कैंसिल कराने के बाद जब सब कुछ आप कैंसिल कर दिए हैं तो बेसिकली उसमें कॉमन तो कुछ रहेगा नहीं सिवाय 1 के। तो जब भी दो संख्याओं में एक कॉमन होता है तो उसका मासा एक हो जाएगा। तो इसलिए अगर यहाँ पे p और q पूर्णांक है तो मे भी शायद हो सकता है कि p में और q में कुछ संख्याएं कॉमन हो, और वही जो कॉमन संख्या उसको मैं कैंसिल कर रहा हूं। और करने के बाद आपको सीधा सीधी पता है कि करने के बाद यानी कि इसमें जो संख्या होगी वो कॉमन वाली, तो उसको कॉमन वाले को कैंसिल करने के बाद एग्जैक्टली वही संख्या तो बचता नहीं है। यहाँ पे देख लिया जाए कुछ भी बच सकता है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि जो इसमें कॉमन है उसको मैं काट दिया हूं और लिख रहा हूं ऊपर में m और नीचे में n। लेकिन हमें पता है कि m और n जो है वो सह अभाज्य होने वाला है, क्योंकि अब ये जो कैंसिल करके हम लोग लिख रहे हैं तो इसमें एक के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि जहां m और n, m तथा n अब की बार क्या है? सह अभाज्य है, ठीक है जी, सह अभाज्य है। बहुत ध्यान से समझो। देखो बताने का तो मैं आपको जो बेसिकली ऊपर से नीचे लिख करके कह देता कि चलो ये रहा इसका सॉल्यूशन, लेकिन मुझे आपको बेहतरीन ढंग से सिखाना है, इसलिए मैं आपको स्लो मोशन में जो है पढ़ा रहा हूं, ठीक है, स्लो स्लो, ठीक है। तो आ जाओ, अब क्या करना है, यहां से आगे हम लोग को दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। तो यहां से लिख देनी है दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलो तो दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो √3 का स्क्वायर एंड देन इधर क्या हो जाएगा? m/n का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा m स्क्वायर एंड देन बटा में n स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? चेक करा जाए, m स्क्वायर बराबर 3 × n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, इस बात को आप समझे। अगर मैं m स्क्वायर को 3 × समथिंग लिख रहा हूं, ये बात आपको इधर से समझ में आएगा। अगर मैं 20 बराबर लिख रहा हूं 4 × 5 = 20 लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो क्या मैं कह दूं कि इस 4 से 20 में भागा लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है, चेक कर लो। 4 × 5 = 20 और 5 से 20 में भागा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और कहने का मतलब ये जो 20 है ना, 20 को मैं इस तरीके से गुणनखंड के फॉर्मेट में लिख रहा हूं, और जब इन दोनों में से यानी कि जितना भी गुणनखंड हो तो इन सब गुणनखंड में से जब आप इसमें भाग लगा रहे होंगे तो बेसिकली शेषफल आएगा 0, हमेशा 0 आएगा। तो जब शेषफल 0 आएगा तो कहने का मतलब कि भागा एकदम हमेशा से लगेगा तो लगेगा। तो वही चीजें मैं यहां पे कह रहा हूं कि अगर मैं m स्क्वायर को समथिंग इंटू समथिंग लिख रहा हूं तो दैट्स वाई मैं कह दूं कि 3 से इसमें भागा लगेगा। इस तरीके से चेक कर लो, क्योंकि यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि 20 में 4 से भागा लगेगा या फिर 20 में 5 से भागा लगेगा। तो इसी तरीके से क्या मैं कह दूं कि m स्क्वायर को अगर 3 × n स्क्वायर में लिख रहा हूं तो m स्क्वायर में 3 से भागा लगेगा, ठीक है। तो यहां से मैं लिख देता हूं इस बात को कि m स्क्वायर 3 से विभाज्य है, m स्क्वायर 3 से क्या है? विभाज्य है, ठीक है जी। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूं, देखो 16 में 2 से भागा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है।
16 में 2 से भागा लगता है। अब मैं आपको कहता हूं कि 16 किसका स्क्वायर है, तो 16 स्क्वायर है 4 का। ठीक है, तो यानी कि 2 से भी तो 4 में भागा लगता है ना, ये तो सबको पता है, 2 दूनी 4। तो मैं आपको सिखाना यहाँ पे ये चीज, ये एक्स्ट्रा में बता रहा हूं कि अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी दूसरे संख्या से भाग लगता है, जैसे 4 का वर्ग हो गया 16, तो 2 से इसमें भाग लग रहा है, 2 × 16। तो कहने का मतलब ये है कि वो जिस संख्या का वर्ग होगा, तो ये वर्ग है 4 का, तो उस संख्या से उस जो संख्या वर्ग होगा जिसका, तो उसमें भी भाग लगेगा। चेक कर लो, क्योंकि 16 में तो 2 से भाग लग ही रहा है, लेकिन 16 वर्ग किसका है, तो 4 का, तो 4 में भी 2 से भागा लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे कह चुका हूं कि m स्क्वायर में 3 से जो है विभाजित होता है, यानी 3 से भागा लगता है, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि m भी जो है 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाज्य होगा। बिल्कुल ध्यान से चेक कर लिया जाए, 3 से विभाज्य होगा। ठीक है जी, क्योंकि इस बेसिस पे मैं कह सकता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान से समझो। अगर कोई m स्क्वायर वाली संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो m भी 3 से विभाजित होगा, क्योंकि 16 में अगर 2 से भाग लग रहा है, तो 16 जिसका स्क्वायर है, किसका, तो 4 का, तो 4 में तो भी तो 2 से भाग लग ही रहा है ना। ठीक है, चलो, तो ये बात समझ में आया। अब सुनो, अगर m में 3 से भागा लग रहा है, तो आपको पता है कि भागा लगने का मतलब है कि शेषफल आया होगा 0। अगर मैं आपको कह दूं कि 20 में 4 से भागा लगता है, 4 पंजे 20, तो बेसिकली शेषफल तो 0 ना आया होगा। शेषफल कितना आया होगा, 0। तो अगर शेषफल 0 आएगा, तो आप सोचो कि भागफल भी तो कुछ मिलेगा। अगर मैं 4 से कह रहा हूं 20 में भागा लगता है, तो 4 पंजे 20, शेषफल कितना आया, 0। लेकिन भागफल कितना आया, तो 5, क्योंकि 4 पंजे 20 यानी 5 बार में हम लगा चुके हैं। तो यही कहने का मतलब यहां पे भी है कि अगर m से, यानी कि m जो है 3 से विभाजित होगा, यानी कि m में 3 से भागा लगता है, तो जब मैं m को 3 से भागा दूंगा, तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो क्या मिलेगा अभी पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे m जो है, m के बारे में ही पता नहीं है, तो अब क्या मिलेगा ये मैं कैसे बता सकता हूं। अगर यहाँ पे एक जटिल संख्या रहता तभी तो, जैसे 20 में अगर मैं कह रहा हूं कि 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसके ऊपर में एक जटिल संख्या रहेगा तभी तो हम बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई जटिल संख्या नहीं है। चलो, कुछ तो मिलेगा, तो कुछ मिलेगा, तो मैं मान लेता हूं कि k। ठीक है, जब हम m को 3 से भागा देंगे तो कितना मिलेगा, k मिलेगा। ठीक है जी, अब इसको 3 से गुना कर लेते हैं, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। और इसको मैं बोल देता हूं समीकरण नंबर फर्स्ट। ये जो हमने बनाया है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, और यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो m बराबर 3 के मैंने निकाला है, तो इस फर्स्ट वाले समीकरण में हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो चलो इसको मैं मिटा लेता हूं। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से। ठीक है जी, समीकरण नंबर फर्स्ट से। ओके, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट को लिखा जाए। समीकरण फर्स्ट में क्या ही है, m स्क्वायर बराबर 3 गुने n स्क्वायर, m स्क्वायर बराबर 3 गुने n स्क्वायर। तो m के जगह पे मैं कितना रख सकता हूं, 3k, तो ये हो गया 3k का स्क्वायर, एंड देन बराबर में कितना, 3 इंटू n स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 3 9 के स्क्वायर, और बराबर में 3 इंटू n स्क्वायर। ये हो गया 3 3 9। तो यहां से क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर ये 3 इंटू के स्क्वायर में लिख सकता हूं क्या, हाँ बिल्कुल। एंड देन इसी तरीके से, जैसे कि यहां पे मैंने कहा था कि m स्क्वायर अगर दिस इंटू दिस है, तो यहां पे भी n स्क्वायर भी दिस इंटू दिस है। तो क्या मैं यहां पे कह दूं कि n स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक है, 3 से विभाजित है। ठीक है जी, और जब n स्क्वायर में 3 से विभाजित हो रहा है n स्क्वायर, तो इसके लिए n में भी 3 से भाग लगेगा। ठीक है, तो n में भी, यानी n भी जो है क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ओके, अगर आप इतना दूर आ गए हैं तो आपका काम हो गया खत्म। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पे मैं कह चुका हूं कि m जो है, एक मिनट रुक जाओ, कहां पे, यहां पे m में 3 से विभाजित होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम कह देते कि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग लगता है, जैसे अगर मैं आपको कहता हूं कि 20 में 4 से भागा लगता है, तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि 20 में 4 होगा तभी भागा लग रहा है। 20 में 4 होगा, हाँ जी, तो 20 में 4 होगा तभी भागा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो 20 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 5 20 हो गया। ये देखो 2 गुने 2 कितना निकल कर गया, 4। तो इसमें 4 है, इसीलिए इसमें 4 से भागा लगता है। तो अगर किसी संख्या में किसी दूसरे संख्या से भाग लग रहा है, तो समझिए कि उसमें वो वाली संख्या है। ठीक है जी, तो बेसिकली अगर मैं यहां पे कह चुका हूं कि m में 3 से विभाज्य है, m 3 से विभाजित होगा, तो बेसिकली m में 3 तो है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं यहां पे कह रहा हूं कि n 3 से विभाजित होगा यानी है, तो n में भी 3 होगा।
बिल्कुल सही बात है। तो अब सोचो कि यहां पे मैं कह रहा हूं कि m में भी 3 है और n में भी 3 है। क्यों? क्योंकि दोनों में, यानी दोनों m और n में, अरे यार, दोनों m और n में जो है क्या है, 3 से भागा लगता है, तो इसलिए दोनों m और n में 3 होगा। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से, अगर दोनों m और n में 3 है, लेकिन यहां पे जो है जरा ध्यान से आप पढ़ना, मैं यहां पे क्या कह चुका हूं कि m तथा n जो है, m तथा n, सॉरी यहां पे छूट गया था, इसको मैं लिख देता हूं, जहां m तथा n क्या है, सह अभाज्य। ठीक है, ओके। तो यहां पे मैं कह चुका हूं कि m और n जो है सह अभाज्य है। सह अभाज्य कहने का मतलब है कि इन दोनों का मासा एक है। सहभाज्य कहने का मतलब क्या है, मासा एक, क्योंकि आपको पता है कि जब दो संख्याओं में एक ही संख्या कॉमन हो और वो 1, यानी दो संख्याओं का अगर मासा एक हो ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सहभाज्य संख्या। ठीक है, बेसिकली यहां तो मैं कह चुका हूं कि m और n क्या है, सह अभाज्य है। तो अगर m और n सह अभाज्य है तो इसमें तो कोई संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए ना, लेकिन हम यहां पे दिखा चुके हैं कि m में भी 3 कॉमन है और n में भी 3 कॉमन है, क्योंकि उन दोनों में भाग लगता है 3 से, इसीलिए 3 कॉमन है। लेकिन होना तो ऐसा नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने ऊपर में ही कहा है कि m और n सह अभाज्य है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ न कहीं कहीं गलत हुआ है। यहां पे m और n सह अभाज्य था, लेकिन लास्ट में हमने कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा करके दिखा दिया कि नहीं, m और n दोनों में 3 कॉमन है। तो बेसिकली हमने कुछ कहीं पे गलत करा है। तो कहां पे गलत करा है? तो हमने एक चीज ऊपर में ही गलत करा है कि जो हमने मान लिया है ना कि √3 एक परिमेय संख्या है, वही चीज हमने गलत करा था। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा नहीं मानना चाहिए था कि √3 एक परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, एंड दैट्स व्हाई प्रूव हो जाएगा हमारा प्रूफ। ठीक है, लेकिन इससे पहले यहां पे आपको एक चीज लिखना पड़ेगा कि चूंकि m तथा n सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, परंतु नीचे हमने दिखाया है, नीचे हमने दिखाया है कि m तथा n में 3 कॉमन है। क्या है? कॉमन है या फिर उभयनिष्ठ है। ठीक है, कॉमन है, अतः जो हमारे मानने के विरुद्ध है, जो हमारे मानने के विरुद्ध है, इसलिए यानी कि हम लोग को ऐसा नहीं मानना चाहिए था, तो हम लोग क्या ही करें कि हमारे मानने के विरुद्ध है, इसलिए √3 जो है ये एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, एंड देन उसके बाद प्रूव्ड। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या ही करते हैं कि इस क्वेश्चन को रट लेते हैं। ठीक है, और रटने के बाद इस क्वेश्चन को रट करके एग्जाम में जो जाते हैं देने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको जिस तरीके से कराया कि हर एक चीज लॉजिकल है, कोई भी स्टेप आगे पीछे हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर आपको यहां से शुरुआत करते हैं, अगर आपने जो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि कहीं भी इसमें कोई कुछ रटने का जरूरत नहीं है, आपको सीक्वेंस फॉलो करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला चीज जो आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो एक और टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अच्छा, ये इस तरीके से बनाना है तो समझिए कि हम लोग को 5 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर। और ये 5 नंबर का सवाल आता है। कई बार ये सब जो क्वेश्चन है 2 ही नंबर में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर 2 नंबर में पूछ दिया है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है या फिर 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखना पड़ेगा ध्यान से। इसको मैं मिटा लेता हूं। सपोज करो कि यहां पे मैं लिख दिया हूं, सिद्ध करें कि √2 एंड देन माइनस के √3, ये जो हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, या फिर ऐसा भी रह सकता है क्वेश्चन 2 माइनस √3, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको हम लोग को साबित करना है। तो ये सब जो क्वेश्चन है 5 नंबर में भी हो सकता है एंड देन उसके बाद 2 नंबर में भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया तो अभी मैं आपको बताता हूं कैसे बनाना है, एंड देन अगर 2 नंबर में आया तो कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अभी जो मैंने आपको बताया कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या, कैसे, तो उस तरीके से तो आप सिद्ध कर ही सकते हो। ठीक है, पूरा आपको करना पड़ेगा और बस इस पूरे को करने के लिए उतना पूरा कर लेना, √3 एक अपरिमेय संख्या, वो चीज दिखा लेना और लास्ट में एक चीज लिख देना कि चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर, क्योंकि बीच में माइनस है, अपरिमेय होता है, इसलिए 2 माइनस √3 जो है ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है,
एंड देन हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। तो ये एक तरीका है अगर ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तब, ठीक है। और अगर मान करके चलिए कि ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछता है, तो अगर 2 नंबर में आएगा तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देख लो ध्यान से। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि माना कि 2 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय है, ठीक है जी। तो परिमेय है इसका मतलब हम लोग क्या ही करेंगे कि इसको जो है मैं पी बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पे पी और क्यू क्या है, तो पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है, ओके। अब यहाँ पे पी और क्यू पूर्णांक है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, डायरेक्टली हम लोग वर्ग कर लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, तो कर देते हैं दोनों तरफ वर्ग। इधर हो गया 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा पी बटा क्यू का होल स्क्वायर, ओके। इधर हम लोग लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 और b स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, एक मिनट मैं पूरा कर देता हूं, ठीक है। ये हो गया a स्क्वायर एंड ये हो गया b स्क्वायर और माइनस 2 a के जगह पे 2 एंड देन b के जगह पे रूट 3 और बराबर में p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड देन ये हो जाएगा 3 एंड देन माइनस 2 दूनी 4 रूट 3, ठीक है जी, बराबर में p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर, ओके। ये कितना हो गया 7 माइनस 4 रूट 3 और बराबर में पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर, ठीक है। इतना आप लोग को करना है। उसके बाद आपको एक चीज एक्स्ट्रा करना है। क्या करना है कि इसमें जो भी रूट वाला संख्या होगा उसको बस बराबर के एक ही तरफ पकड़ करके रखना है, ठीक है। तो चलो इसमें सब चीज को इधर ही रखता हूं, ठीक है, बाकी के उस साइड में ले जाने की कोशिश करता हूं, या फिर इसको इधर ले आओ, इसको इधर कर दो, क्योंकि ये माइनस में उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो इधर मैं कर देता हूं इसको उधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 माइनस ये हो जाएगा पी स्क्वायर और बटा में क्यू स्क्वायर और ये वाला पोर्शन इधर जब जाएगा तो प्लस में यानी कि 4 रूट 3, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 7 क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो, और ये क्यू स्क्वायर और बराबर में क्या हो गया 4 रूट 3, ओके। अब सुनना जरा ध्यान से। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि एक तरफ आपको रूट रखना है, तो अगर मैं इस साइड रख रहा हूं तो ये 4 बेसिकली इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 4 को मैं करूंगा इस साइड, तो 4 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में यानी कि 7 क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर और बटा में ये डिवाइड में हो जाएगा यानी कि 4 क्यू स्क्वायर, ठीक है जी। चलो, और इधर कितना है रूट 3, ओके। अब इस वाले पोर्शन को आप काफी ध्यान से देखो, ये इक्वलिटी है यानी कि बराबर का साइन है और बराबर का मतलब आपको पता है, बराबर का मतलब है कि बराबर होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि ये बराबर कैसे हो सकता है। इधर तो अपरिमेय है, इधर क्या है अपरिमेय, और इधर क्या है तो p और q पूर्णांक है, और आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक में से पूर्णांक का जब स्क्वायर करेंगे, पहली बात तो पूर्णांक का स्क्वायर है एंड यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो पूर्णांक का जब हम स्क्वायर करेंगे तो पहली बात तो वो परिमेय निकलेगा। जितने भी पूर्णांक होते हैं ना वो परिमेय होते हैं। तो अगर मैं परिमेय का स्क्वायर करूंगा तो परिमेय में से परिमेय को घटाऊंगा तब भी परिमेय बटे परिमेय करूंगा तब भी परिमेय, यानी इधर सब के सब परिमेय है बट इधर क्या है अपरिमेय। तो आप सोचिए कि अपरिमेय यानी इधर परिमेय है, इधर जो हमारा क्या है पूरा का पूरा परिमेय है और इधर क्या है अपरिमेय। तो आप सोचिए जरा कि अगर बीच में इक्वलिटी का साइन है तो कैसे बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। या तो अपरिमेय के साथ बराबर हो सकता है या फिर परिमेय के साथ बराबर हो सकता है। परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्टेप निकल करके आया ये बेसिकली स्टेप ही गलत है। कभी भी परिमेय और अपरिमेय इक्वल नहीं होती है, तो इसलिए कहीं तो हमने गलत करा है। तो हमने कहा गलत करा है, तो हमने यहीं पे गलत करा है कि माना कि 2 माइनस रूट 3 जो एक परिमेय है, ऐसा नहीं मानना चाहिए था। तो यानी कि 2 माइनस रूट 3 जो ये हमारा क्या है तो एक अपरिमेय संख्या ही है, और इस तरीके से हमारा हो जाएगा प्रूव्ड। ये 2 नंबर का सवाल है तो इतना आप बना देंगे, 2 नंबर आपको जो अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो परिमेय और अपरिमेय वाला क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ऐसा भी आ सकता है कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। √2 को आपको जो बिल्कुल अच्छे तरीके से साबित कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको √3 को दिखाया 5 नंबर में, ठीक है। तो 5 नंबर में पूछ सकता है या फिर इसको आप 2 नंबर में भी बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसको आपको √2 को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो √2 को दिखाने के बाद आप जो क्या करेंगे उसके बाद लिख देना कि परिमेय और अपरिमेय का जो भागफल होता है वो अपरिमेय ही होता है, इसलिए 1/√2 भी जो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेनी है, ठीक है। चलो
तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो अपरिमेय के ऊपर जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, अब जो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और हमेशा ये वाला जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो वीडियो लेक्चर है आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा और आप इससे जो आपको हेल्पफुल भी मिला होगा। ठीक है, तो अगर वाकई में आपको अच्छा लगा तो वीडियोस को कर दीजिए लाइक, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।